हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश पोइट्री का शीर्षक नंबर 6, जिनका नाम है द सोल्जर। इनके राइटर कौन है? तो इनके राइटर हैं रॉबर्ट ब्रॉक जी। अब इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले जो हमारे पोएट हैं, जिनका नाम है क्या नाम है? रूपर्ट ब्रूक, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से बहुत सारे इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा क्लियर। चलिए, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे द सोल्जर कविता। उन कविता में हर एक पंक्ति का हम अर्थ समझेंगे, तो हमें वहां से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ वहां से जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले होंगे वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तब आपको करना क्या है, बस ध्यान से सुनिए। आशा और विश्वास के साथ हम कहेंगे कि जब इस वीडियो को आप एक बार देख लीजिएगा पूरा, अगर ध्यान से, तो फिर ऐसे वीडियो को देखने की जरूरत आपको नहीं होगी, खास करके इस चैप्टर के लिए, क्योंकि इससे पहले हमने इंग्लिश का, हिंदी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, हमारे चैनल पर क्लास 12 के सारे वीडियो उपलब्ध हैं। आप अगर देखे होंगे तो हमें ये आशा और विश्वास है कि आपको अब भली भांति समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले रूपर्ट जी का जीवनी देखते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। अब सबसे पहले ध्यान देंगे कि जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है द सोल्जर। एक्सरसाइज नंबर कितना भाई? 6 है। अब ये वार पोएट का क्या मतलब? देखिए, हमारे जो राइटर हैं जिनका नाम है रूपर्ट ब्रूक, उन्होंने ये कविता जो लिखे हैं वो वार पोएट के नाम से जाने जाते हैं। हमें वहां नहीं लिखना था, इसको यहां लिखना था। इसको लिखेंगे वार पोएट, यानी ये रॉबर्ट ब्रूक जी हैं, ब्रूक, वो क्या है? तो वार पोएट। अब नहीं समझा? चलिए इसको समझ। बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी शौक होती है, किसी को कुछ लिखने का, तो किसी को कविता लिखने, उपन्यास, ड्रामा, हर चीज। लेकिन हमारे जो रॉबर्ट ब्रूक जी हैं, उन्होंने युद्ध में जो सैनिक जाते हैं तो युद्ध में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, उनको कैसे जोशीला बनाया जाए सैनिक को, इन सारी बातों को अपने कविता में लिखने का प्रयास किया। और इनकी बहुत सारी कविताएं प्रकाशित हुई जो खास करके सैनिकों की प्रेरणा के लिए बनाई गई थी, सैनिक की वीर गति के लिए बनाई गई थी। इसीलिए इन्हें वार पोएट के नाम से जाना जाता है। इतनी बात समझ गए? यानी वार पोएट इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि युद्ध संबंधी अनेक सी कविताएं उन्होंने लिखा है। एक चीज के लिए, अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि रॉबर्ट ब्रूक जी किस नाम से जाने जाते हैं, तो वार पोएट। यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्लियर। दूसरा आपसे पूछेगा कि द सोल्जर के राइटर कौन है, पोएट कौन है, कवि कौन है, तो लिखेंगे रॉबर्ट ब्रूक जी। 2 क्लियर हो गया। या आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि हु हैज रिटेन रॉबर्ट ब्रूक, यानी रॉबर्ट ब्रूक जी ने किसकी रचना की, कौन सी लिखे हैं? 4 ऑप्शन रहेगा, द ऑड ऑफ हेटुमन, द अर्थ, ए स्नेक, द सोल्जर। क्या लिखेंगे हम लोग? द सोल्जर। तो आशा है आप यहां से 3 ऑब्जेक्टिव क्लियर कर चुके होंगे अभी तक। आगे चलिए, अगर कोई आपसे ये पूछ दे कि जब आप इतनी बात अगर जानते हैं कि द सोल्जर के राइटर रॉबर्ट ब्रूक हैं, तो आप बताइए तो उनका जन्म कब हुआ था तनिक सा? तो क्या बताएं? तो हम कह देंगे आराम से भाई, इसको याद रखेंगे, 3 अगस्त 1887। कब? 3 अगस्त 1887 को एक जगह है जिसका नाम है रग्बी, यूके, यूनाइटेड किंगडम में रग्बी एक जगह है, वहीं
वहीं इनका जन्म हुआ था, या रुग्बी कहिए, रग्बी उनका एक जगह है इंग्लैंड में, वहीं इनका जन्म हुआ था यूके में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अगर आपसे ये पूछ दे कि भाई इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 23 अप्रैल 1915। अब जोड़ लीजिए 13 अब 15, यानी 28 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। क्लियर? कितने वर्ष की उम्र में? मात्र 28 वर्ष की उम्र में ही इनकी मृत्यु हुई है। अब कहां हुई है? तो याद रखेंगे एक जगह है जिनका नाम है ग्रीस। ग्रीस में ही हुआ था। ठीक है ना? इनको एक बीमारी भी थी, इनका नाम था सेप्टेसेमिया डिजीज, सेप्टिसेमिया डिजीज। ठीक है, चलिए अभी तक आप पढ़ रहे थे कि द सोल्जर के राइटर द रूपर्ट ब्रुक, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? वार पोएट के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म कब हुआ? तो 3 अगस्त 1887, मृत्यु 23 अप्रैल 1915। जन्म कहां हुआ था? रग्बी यूके में, मृत्यु कहां हुई? ग्रीस। बात समझ में? अब आगे चलिए। प्लेस ऑफ ब्यूरियल, यानी इन्हें कहां दफनाया गया? माने जब ये मर गए तो इन्हें कहां दफनाया गया है? तो याद रखेंगे एस्काइरस ग्रीस एक जगह है, एस्काइरोस ग्रीस में एक जगह है, वहीं इन्हें दफनाया गया। क्लियर? अब आगे चलेंगे। ये टाइप माने ये किस प्रकार की कविता है? अगर आपसे ये पूछे कि व्हाट टाइप ऑफ द सोल्जर, माने सोल्जर किस प्रकार की कविता है, तो याद रखेंगे वार सोनेट। ये किस प्रकार की कविता है? वार सोनेट है। यानी कहने का अर्थ है कि ये युद्ध से संबंधित सोनेट है। अब आपके दिमाग में एक और शब्द आता है कि सोनेट क्या होता है? तो 14 पंक्ति का कविता। सोनेट का मतलब क्या? 14 पंक्ति का कविता। आपसे पूछ सकता है कि सोनेट का मतलब क्या? 12 लाइन, 14 लाइन, 8 लाइन, नोन ऑफ दिस। क्या लिखेंगे हम लोग? 14 लाइन, 14 लाइन की कविता होती है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? सोनेट कहते हैं। अब आगे है एडुकेशन। इनकी शिक्षा कहां से पूरी हुई है भाई? कहां तक पढ़े हैं? तो एक रग्बी स्कूल है, वहीं प्राथमिक शिक्षा पाए। बाद में किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज से उन्होंने उच्चतर शिक्षा पाई। ठीक है, जगह कहां? तो रग्बी स्कूल, वहां से प्राथमिक शिक्षा, बाद में किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज से हायर शिक्षा उन्होंने पाई। ठीक, अब आगे चलते हैं। हिज फादर वर्क्स एज हाउस मास्टर इन रग्बी स्कूल, यानी रग्बी स्कूल में जहां ये पढ़े हैं वहीं इनके पिताजी जो थे वो हाउस मास्टर के काम करते थे। हाउस मास्टर का मतलब था कि जैसे वो स्कूल था हॉस्टल वाली स्कूल, तो उसमें वह सब दिन रहते थे, बच्चों की देखरेख करना, मतलब पूरा दिन वहीं रहना, इसको हाउस मास्टर कहा गया। तो वहीं वह रहते थे, तो वहीं बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा हुई। किनकी? रूपर्ट ब्रुक जी की। और वहीं से पढ़ करके जब वहां से निकल गए तो उच्च शिक्षा के लिए किंग्स कॉलेज गए। इतनी बात आप जान गए। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर इनके माता पिता का नाम नहीं बताए, तो आगे देख लेते हैं। पेरेंट्स यानी उनके माता पिता का नाम विलियम पार्कर ब्रुक, इनके पिता का नाम, माता का नाम था रुथ मैरी ब्रुक। देखिए ये सब इनके माता पिता। भाई नाम क्योंकि यूके का है, अपने यहाँ का तो होता नहीं, दशरथ, सीता, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तो है नहीं, वहां तो नाम होता है इस तरह का, इसीलिए उसी तरह का नाम लिखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। डब्ल्यू बी इट्स एक लेखक के महान कवि, मतलब इंग्लिश के महान कवि हैं जिनका नाम है डब्ल्यू बी इट्स। वो क्या लिखते हैं सुनिएगा। ही इज हैंडसम यंग मैन इन इंग्लैंड, माने इनके बारे में, माने तो खुद अपने जो है इंग्लिश के बहुत बड़े कवि हैं, लेकिन रूपर्ट ब्रुक के बारे में लिखते हैं कि यह हैंडसम मैन, माने हैंडसम और युवा आदमी थे। कहां के? इंग्लैंड। इनके बारे में कहा गया कि इंग्लैंड में इनसे सुंदर कोई युवा नहीं था, ऐसा संज्ञा दिया है। कौन? तो उनका नाम था डब्ल्यू बी
इट्स। इतना तक समझ गए। अब आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग। सोनेट्स का मतलब देखिए, सोनेट के दो भागों में बांटा गया है। 8 लाइन, ऊपर के जो 8 लाइन होते हैं उसको कहा जाता है ऑक्टेट, और जो 6 लाइन होते हैं उसे कहा जाता है सेस्टिक। ठीक है, कोई दिक्कत? 8 लाइन को कहेंगे हम लोग ऑक्टेट, 6 लाइन को कहेंगे सेस्टेट। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब आप आशा है कि इससे कोई ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाला, इतनी बात समझ गए ना? हम चलते हैं आगे। अब कविता को हम लोग समझेंगे, फिर वहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए है, उसको भी देखते चलेंगे। अब एक एक लाइन का हम अर्थ समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इफ आई शुड डाई, इफ मिस अगर, आई माने मैं, शुड डाई मर जाऊंगा, अगर मेरी मृत्यु हो गई तो, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, थिंक सोचना, ओनली मात्र, दिस या ऑफ मी मेरे बारे में। यानी हमारे जो रूपर्ट ब्रूक जी वो कहते हैं कि अगर मेरी मृत्यु हो गई तो सिर्फ मेरे बारे में इतना तुम सोचना। किसको कह रहे हैं? इंग्लैंड के जो लोग हैं, उनके जो देशवासी हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो। अब कहेगा कि कैसे बात कर रहे हैं? देखिए होता क्या है कि एक सेना में ये थे, किसमें थे? एक सेना में थे, सेना के बारे में लिखते हैं, और सेना की कब मृत्यु हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती, और युद्ध होते ही रहता था उस समय, युद्ध हो रहा था तो युद्ध की संभावना थी बनी हुई। इन सब के लेकर के उन्होंने अपने बारे में लिखा है कि अगर हम युद्ध में गए हैं, अगर हमारी मृत्यु हो जाए तो क्या कहते हैं, सुनिएगा। कहते हैं कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे बारे में तुम सिर्फ इतना सोचना, दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड, दैट की देयर जहां, सम माने कुछ, कॉर्नर में कोना, ऑफ फॉरेन फील्ड विदेश के किसी माने दुनिया के किसी भी देश के कोने में अगर हमारी मृत्यु हो जाए। सुनिएगा, पहला 2 लाइन क्या कहा उन्होंने? कहा कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो सिर्फ तुम मेरे बारे में इतना सोचना कि दुनिया के किसी कोने में हमारी मृत्यु हो गई, यानी दुनिया के किसी जगह पर, क्योंकि हम लड़ने के लिए कहीं कहीं जा रहे हैं, कहीं मृत्यु हो जाए, दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, देयर शैल बी, जहां जहां मैं मरूंगा वह जगह इंग्लैंड की हो जाएगी। देखिए क्या कह रहा है? दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, वह हमेशा के लिए इंग्लैंड की हो जाएगी। यानी कहने का उन्हें देश के प्रति इतनी लगाव, इतनी प्रेम है कि कह रहे हैं कि जहां मेरी मृत्यु होगी वो जगह भी इंग्लैंड का होगा, यानी कि इंग्लैंड का अधिकार उस जगह पर होगा, या हमें जिस जगह पर दफनाया जाएगा या हम जिस जगह पर गए हैं वो जगह इंग्लैंड की होगी अगर हमारी मृत्यु दुनिया के किसी कोने में हो जाए। चलिए, इन दैट रिच अर्थ रिचर्स डस्ट concealed, a dust whom England bore, shaped, made aware, gave once her flower to love her away once। चलते हैं, पहले 3 लाइन तो हम लोग देख लिए, पहले आप 3 लाइन का अर्थ समझ लीजिए अच्छी तरह से, तब फिर आगे चलेंगे। हमारे जो पोएट हैं वो 3 लाइन में क्या कहते हैं, सुनिएगा। कहते हैं कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे बारे में तुम सिर्फ इतना सोचना कि मैं जहां पर भी दफनाया जाऊंगा वो जमीन दुनिया का चाहे किसी कोने में हो वो इंग्लैंड की होगी। कहां की होगी? इंग्लैंड की होगी। ऐसा आगे क्या कहते हैं? इन दैट रिच अर्थ, यह जो हमारी धरती है, रिच अर्थ माने यानी इंग्लैंड की जो यह भूमि है, रिचर डस्ट कंसीलेड, यानी इसी धरती से हमारी जो है बॉडी बनी है, और यही बॉडी उस जगह मिट्टी में जाकर मिलेगी तो वह किसकी बन जाएगी? इंग्लैंड की मिट्टी बन जाएगी, इंग्लैंड की धरती बन जाएगी। हमारे जो कविवर कहते हैं कि हम इंग्लैंड की कणों से बने हुए, इंग्लैंड की भूमि से बने हुए हैं। अगर हमारी मृत्यु दुनिया के किसी देशों में होगी, हमें वहां दफनाया गया तो उस मिट्टी में इंग्लैंड की मिट्टी मिल जाएगी, अर्थात वह इंग्लैंड की मिट्टी हो जाएगी। समझे बात? चलिए, बहुत अच्छी बात।
अब आगे क्या कहते हैं, ए डस्ट हुम इंग्लैंड बोर, बोर माने होता है निर्माण करना, इंग्लैंड माने इंग्लैंड की, हुम माने जिसको, ए डस्ट माने धूल, यानी यह इंग्लैंड की मिट्टी हमारी बॉडी का निर्माण किया, यानी हमारा शरीर किससे बना हुआ है, इसी मिट्टी से बना हुआ है। हमारे जो बॉडी है किससे बनी हुई है, इसी इंग्लैंड की मिट्टी से बनी हुई है। शेप यानी आकार, मेड अवेयर, यह जो आकार हमारी बॉडी की जो संरचना है, इस सब किससे बना हुआ है, इसी मिट्टी से बना हुआ है। Gave once her flower to love, और इसी मिट्टी ने मुझे वह फूल दिया है जिसे मैं प्यार करता हूं। इसका मतलब है कि हमारे जो राइटर है ना रॉबर्ट, उनको भी किसी से शायद प्यार है। कहते हैं कि यहाँ की जो लड़कियां हो या जो भी हो, यहाँ उजागर नहीं है, आप बोल नहीं सकते हैं, लेकिन एक सेंस लगाइए। कहते हैं कि गिव वंस हर फ्लावर टू लव, उन्होंने मुझे एक फूल दिया है जिसे मैं प्यार करता हूं। यानी कहने का अर्थ है कि रॉबर्ट जी अभी यंग मैन है, तो उन्हें प्यार किसी से हुआ हो ऐसा वो व्यक्त करते हैं। कहते हैं कि मुझे फूल दिया है जिसे मैं प्यार करता हूं। हर वे टू रोम, हर वे टू रोम ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड से, यानी कि हर वे माने वह इस तरह, हर एक रोम माने शरीर का एक एक रोम का मतलब होता है सिराएं, बल माने बाल जो होता है, मेरी एक एक रोम जो है ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड, यह इंग्लैंड की है। यानी देश प्रेम इतनी उनमें कूट कूट भरी हुई है। कहते हैं कि हमारे बॉडी का एक एक कण इसी मिट्टी से बना है, इसी मिट्टी ने मुझे ऐसे फूल दिया है जिसे मैं प्यार करता हूं, और यह मिट्टी का एक एक जो रोम, शरीर का जो एक एक रोम है, बाल है, वो भी किसका बना हुआ है, इंग्लैंड का ही है। ब्रेथिंग इंग्लिश एयर, ब्रेथिंग माने सांस ले रहा हूं, इंग्लिश एयर यानी इंग्लैंड की हवाएं भी हम सांस ले रहे हैं। यानी हमारी बॉडी में सब कुछ किसका, इंग्लैंड का, तो हवा भी किसका, इंग्लैंड का। हम जो सांस ले रहे हैं तो इसी देश की ले रहे हैं ना, पहले इतना समझ लेते हैं। हमारे रॉबर्ट ब्रूक अगले 3-4 लाइन में वो क्या कह रहे हैं सुनिएगा। यानी कि यहां से हम लोग पढ़ लिए यहां तक 4 लाइन। अब क्या कहते हैं सुनिएगा। कहते हैं हमारे रॉबर्ट ब्रूक जी कि हमारी जो बॉडी का एक एक कण है इंग्लैंड की मिट्टी से बनी है। मैं जब दफनाया जाऊंगा जिस देश में, उस देश में जब जाएंगे तो वह भी हमारी मिट्टी में मिल जाएगी, यानी हम उसमें मिलेंगे तो वो भी हमारी मिट्टी का ही भाग हो जाएगा, यानी इंग्लैंड का अधिकार वहां रहेगा। नंबर 1। फिर क्या कहते हैं कि हमारी बॉडी की जो संरचना है, बॉडी का एक एक कण है, सब किससे बना हुआ है, इसी मिट्टी से बना हुआ है। इसी मिट्टी ने मुझे ऐसे फूल दी है जिसे मैं प्यार करता हूं। और फिर क्या कहते हैं, कहते हैं कि मैं यहाँ की हवा को भी सांस में लेता हूं, माने यहाँ की सांस जो है, हवा में जो है वो हम लेते हैं। अब आगे कहते हैं वाशेड बाय द रिवर, मैं इसी की नदियां में स्नान करता हूं, मुझे नहलाया जाता है। ब्लेस्ड ऑफ सन ऑफ होम, और यहीं की सूरज से हमारी घर बनी हुई है, हमारा शरीर बना हुआ है। यानी यहीं की सूरज, हवा, सब यानी बात स्नान करते हैं, सब कुछ यहीं का है। यानी इंग्लैंड के प्रति उनका बहुत लगाव, प्रेम। तो वो क्या कहते हैं कि मैं इसी की नदियां में, यानी इंग्लैंड की नदियों में स्नान करता हूं, इंग्लैंड के सूरज को मैं लेता हूं, इंग्लैंड की हवा को लेता हूं, इंग्लैंड के एक एक कण को मैं लेता हूं। यानी सब कुछ हमारे बॉडी में जितनी भी चीजें हैं सब किसकी बनी हुई है, इंग्लैंड की बनी हुई है। अब आगे क्या कहते हैं सुनिएगा। एंड थिंक दिस हार्ट ऑल इविल सेड अवे, और थिंक मैं सोचता हूं, दिस हार्ट या हमारी जो हृदय है, ऑल इविल सेड अवे, हमारी बुराइयां सब खत्म हो जाए। हमारे पोएट रूपर्ट कहते हैं कि मैं ऐसा सोचता हूं कि हम में जो बुराइयां हैं वो सब समाप्त हो जाए, अपनी बुराइयों को कहते समाप्त हो जाओ। ए प्लस इन द इंटरनल माइंड नो लेस, कहते हैं इंटरनल माने आंतरिक, हमारी जो मानसिकता जो खराब है वो सब क्या हो जाए, जो खराबी है वो समाप्त हो जाए, अच्छाई आ जाए। यानी वो ऐसा कहते हैं कि हमारे देश के प्रति, हमारे भूमि, मातृभूमि के प्रति जो हमारी बुराइयां हैं वो हम में से खत्म हो जाए, ऐसा वो वर्णन करते हैं। गिव्स समवेयर बैक टू थ्रॉट बाय इंग्लैंड गिवन, मैं चाहता हूं कि हम पर जो देश की कर्म भूमि है मैं उसे वापस कर दूं। यानी देश ने मुझे बनाया,
देश की मिट्टी से हम बने हैं, देश की हवा लेते हैं, देश की नदियों में स्नान करते हैं, देश के सूरज को हम ग्रहण कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम में जो बुराइयां हैं वो खत्म हो जाए और देश का कर्ज जो हम पर है मैं उसे अदा करके जाऊं, खत्म करके जाऊं, यानी दे करके वापस जाऊं। हर साइट एंड साउंड ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे एट लाफ्टर लर्न टू फ्रेंड्स एंड जेनरस इन हार्ट्स एज पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। क्या कहते हैं सुनिएगा, हर साइट माने उनका दृश्य है, साइट माने दृश्य है, एंड साउंड आवाज, ड्रीम सपने, हैप्पी एज हर डे माने कहते हैं मेरी रोज का सपना है, रोज की इच्छाएं हैं, है ना, हैप्पी एज हर डे माने हर दिन उनका जो एक एक दिन का सपना जो है, एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड्स, मित्रों से सीखना, जेंटिलनेस, जेंटिलनेस का मतलब होता है सजनता, अच्छाई, इन हार्ट इन पीस, शांति, मेरे हृदय को शांति देती है, अंडर इंग्लिश हेवन, मुझे इंग्लैंड स्वर्ग जैसा दिखता है। फिर क्या कहते हैं सुनिएगा, वो कहते हैं कि मुझे यहाँ का दृश्य, यहाँ की आवाजें, यहाँ की सपना, यहाँ के मित्र, सब कुछ मुझे ना याद दिलाती है और मैं चाहता हूं कि मेरी जो हृदय है वो सज्जनता हो जाए, कोमल हो जाए और ये हमारी जो मातृभूमि है वह स्वर्ग जैसी दिखती है, अच्छी सुंदर दिखती है। चलिए बहुत अच्छा है, आशा है आप इस सारी बात को अच्छी तरह से समझ सके होंगे। तो एक लाइन हम अपनी अर्थों में आपको इसको समझा दूं, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से लेके चलेंगे आपके। देखिए रूपर्ट ब्रूक जी जो है वो इंग्लैंड के एक अच्छे लेखक हैं, सैनिक के बारे में लिखते हैं और उनमें कविता में वो अपनी बात को लिखते हैं कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में इतना सोचना कि जिस जगह मुझे दफनाया गया वह जमीन भी इंग्लैंड की होगी, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में हो, क्योंकि मेरी बॉडी इंग्लैंड की मिट्टी से बनी है और यही मिट्टी उस मिट्टी में जाकर के मिल जाएगी तो वो मिट्टी भी इंग्लैंड की बन जाएगी, यानी देश प्रेम कूट कूट कर भरा है उनमें। फिर वो क्या कहते हैं सुनिएगा, वो कहते हैं कि हमारी बॉडी का एक एक कण इंग्लैंड की बनी हुई है, ये बॉडी का जो आकार संरचना है वो भी इंग्लैंड का है, यहाँ की नदियों में, यहाँ की हवाओं को, यहाँ के सूरज को सब मैं ग्रहण करता हूं। तो मेरी अब इच्छा क्या है, तो मेरी इच्छा है कि हम में जो बुराइयां हैं वो समाप्त हो जाए और फिर कहते हैं कि मुझ पर जो देश का कर्ज है, मातृभूमि का जो मुझ पर ऋण है, मैं जब जाऊं तो चुकता करके जाऊं, यानी खत्म, माने उनकी जो है ना, मैं देश के लिए मर मिटूं, मुझे कोई चिंता नहीं है। फिर कहते हैं यहाँ की हर चीज मुझे सुंदर लगती है और वो कहते हैं कि यह स्वर्ग जैसी धरती हमारी इंग्लैंड है। आशा है अब कविता का एक एक अर्थ बारीकी से समझ में आया होगा। आप चाहे वीडियो किसी का देखें उससे मतलब नहीं, मतलब समझना चाहिए। अगर जो आपको समझा सके वही टीचर अच्छे हैं आपके लिए, ठीक है। तो आशा है हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझाने का तौर तरीका अच्छा लगा होगा, पढ़ाने का सिस्टम भी सही है। मुझे जो विश्वास है वो आप क्या सोचते हैं वो हम नहीं जानते हैं। चलिए, तो हमने पहले आपको लेखक परिचय पढ़ाया कि रूपर्ट ब्रूक जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, मृत्यु और उनकी तमाम बातें हमने समझाया। फिर उनके द्वारा जो लिखी हुई कविताएं हैं उसको भी हमने समझाया। अब आप अगर देख लिए हैं तो तनिक सा अब हमको बताइए कि एमसीक्यू क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। तो चलिए, अब आपका काम है जवाब देना, हम तो बताएंगे नहीं, आप ही बताइएगा सबका आंसर, ठीक है। चलिए देखिए, द लाइन, पंक्ति, इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम, यह जो पंक्ति है ये कविता का एक पंक्ति हमने उठा लिया है कहीं से। अब आपसे परीक्षा में इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, पूछेगा कि ये भैया बताब कि ये कहां से लिया गया है, इस कविता का पंक्ति कहां से उठाया गया है, किस कविता से।
तो आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे आप ऑड टू एटोमन, द सोल्जर, द इपिताफ, सॉरी एन इपिताफ होता है, एन इपिताफ, द अर्थ, क्या होगा बताएंगे। देखिए एक बच्चे बता रहे हैं कि सर ये तो अभी अभी कविता का सबसे अंतिम लाइन आप उठाइए लिए हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है कि आपने ध्यान दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो ये कौन सा कविता का भाई, तो द सोल्जर का, तो आंसर कौन सा जाएगा, तो बी, बहुत अच्छा। अब आगे चलेंगे, द सोल्जर इज, सोल्जर है जो कविता भी हम लोग पढ़ रहे थे, क्या है, एन ऑड है, एन इपिक है, ए सोनेट है, नोन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा बताएंगे, बोलिए बोलिए सब आदमी। हाँ चलिए, एक बच्चे बता रहे हैं कि सर ये सोनेट है, अभी तो आप पीछे बतेवे किए हैं कि 14 पंक्ति का एक कविता है तो उसको सोनेट कहते हैं, हिंदियों में आप समझाए थे, हमको याद आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा, याद रखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये सोनेट है, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी जाएगा, धन्यवाद। आगे चले क्या, ठीक है चलिए बहुत अच्छा, सब कह रहे हैं आगे चलने के लिए। द सोल्जर, सोल्जर यानी सेना, इस डैश पोएम, कौन सा पोएम है, तो ए पैट्रियोटिक है, ए सिंबॉलिक है, ए लायरिक है, नॉन ऑफ दिस, ये किस प्रकार की कविताएं हैं बताइए। अभी अभी आपने पढ़ा कि द सोल्जर पोएम जो है वो देशभक्ति कविता है, पैट्रियोटिक माने देशभक्ति, ये कविता कौन है, देशभक्ति, यानी कि जो हमारे कवि हैं जिनका नाम है रूपर्ट ब्रूक जी, अपनी मातृभूमि के प्रेम को दर्शा रहे हैं कि भाई हमारे देश में तो इतनी प्रेम है मातृभूमि के लिए कि उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार है। कहते हैं कि हमारे शरीर का एक एक कण अगर मातृभूमि के लिए बनी है तो मैं उसे चुकता करके जाऊंगा, ठीक है ना। और इनका प्रथम विश्व युद्ध में मृत्यु भी हो जाती है 15 में, याद रखेंगे। चलिए ये बताना हम भूल गए थे, प्रथम विश्व युद्ध उस समय चल रही थी, उसी समय इनकी मृत्यु हुई थी ग्रीस में, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए नंबर। रूपर्ट ब्रूक इज रिमेम्बर्ड एज ए, यानी हमारे जो राइटर हैं रूपर्ट ब्रूक जी, यह किस नाम से जाने जाते हैं, और इनको किस नाम से जाना जाता है, द ट्रेंच पोएट, जियोरियन ए पोएट, वार पोएट, पीस पोएट। वार पोएट अभी पीछे आपने शुरू में ही पढ़ा था ऊपर में कि इन्हें वार पोएट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा कविता कौन सा लिखे हैं, युद्ध के बारे में लिखे हैं, युद्ध प्रेमी ये व्यक्ति थे, इसीलिए मैंने इनको अच्छा लगता था लिखना, तो इसीलिए इन्हें वार पोएट के नाम से ही जाना जाता। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा मेरे भाई, सी नंबर, बहुत अच्छा, गुड। आगे, रूपर्ट ब्रूक हैज रिटन द पोएम, यानी आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा कविता को रूपर्ट ब्रूक जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 1 स्नेक, एन इपिताफ, द सोल्जर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या बोलेंगे हम लोग, द सोल्जर बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, द सोल्जर, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा इसका भी, सी, बहुत अच्छा। आगे क्वेश्चन नंबर 6, ए सोनेट कॉन्सिस्ट, एक सोनेट कॉन्सिस्ट यानी एक सोनेट जो होता है वो कितनी पंक्तियों का होता है, 12 लाइन्स, 40 लाइन्स, 8 लाइन्स, नोन, इनमें से कोई नहीं, बताओ मेरे भाई, फटाफट। हम तो नहीं बताएंगे भाई, आप लोग बताइए जल्दी जल्दी, कमेंट में डालिए। देखिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपकी थोड़ी जवाबदेही बनता है कि जब भी आपको आता है ना वो डालिए, इससे आपको 2 फायदा होगा, एक फायदा तो हमको होगा और एक आपको होगा। तो क्या हमको फायदा, तो समझ रहे हैं ना कि हमारी जो वीडियो देख रहे होंगे आप, तो कमेंट में आप डालिएगा तो हमारा कमेंट पड़ेगा। चलिए 1 नंबर। दूसरी बात, आपको क्या फायदा होगा, तो आपको दिमाग में वो अटेगा बात को कि हाँ हम देखे थे तो उनके कमेंट में मारे थे हम लोग, कौन नंबर, ऑप्शन नंबर बी, 14 लाइन वाला, तो आपको फिर लॉन्ग टाइम याद रहेगा, ठीक है ना। सुनने से फिर करने में दोनों में अंतर होता है, सुन रहे हैं निकल जाएगा, करिएगा काम तो याद रहेगा। तो आप कमेंट में फटाफट डाल दीजिए, कितना, 14 लाइन, ऑप्शन नंबर बी लिखना दीजिए, नीचे लिख दीजिए बी, हो गया। ऑप्शन नंबर का कितना, 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 का बी, हो गया, बात खत्म। आगे चलते हैं, रूपर्ट ब्रूक, बॉडी इज मेड फ्रॉम डस्ट ऑफ,
यानी हमारे रूपर्ट ब्रूक जी का जो बॉडी है वह किसकी धूल से बनी हुई है? किसकी धूल से? इंडिया की धूल से, ग्रीस की धूल से, इंग्लैंड की धूल से और चीन की धूल से। किसकी धूल से? तो इंग्लैंड। यहां पर गलती से आई लिखा गया होगा ई, इंग्लैंड, ठीक है ना। तो किसकी धूल से? इंग्लैंड की धूल से। यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी। बहुत अच्छी। अब क्या करोगे? अब तो अब एक को क्वेश्चन बचा है, आंसर तुम्ही को देना है। हम तो आंसर बतावेंगे नहीं भाई, अपना तो वो तरीका है कि सब तो हम बताते हैं, एक आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है ना। हाँ, अगर ऐसा होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में कि सर जी 8 नंबर का आंसर हमको नहीं याद हुआ तो हमको बता दीजिए, तो हम वहां से रिप्लाई में डाल देंगे, ठीक है ना। लेकिन डालना तो आपको होबे करेगा, कुछ ना कुछ हो। नहीं आता है सो हो डालिए, आता है तो हो डालिए, लेकिन डालना तो होबे करेगा, नहीं तो हम छोड़ देंगे, जाइए नहीं पढ़िएगा। हाउ मेनी टाइम्स द पोएट यूज इंग्लैंड इन द पोएम? यानी कविता में गिनिए कई बार इंग्लैंड आया है, कई जगह इंग्लैंड लिखल है। 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, नो टाइम्स? बताइए भाई। अब हमको नहीं मालूम है, हम नहीं पढ़े थे कविता, आप पढ़ते हैं, आपके पास किताब है तो आप देख लीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा। तो आशा है इसका कमेंट में आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा, हमें इतना आशा और विश्वास है आपके साथ। तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगा, अभी तक आप देखे हैं, तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगती हो तो अपने 5 मित्रों को शेयर करिए। आपके व्हाट्सएप में बहुत सारे लोगों का नंबर होगा, जिनमें आपके कुछ इष्ट मित्रों का भी नंबर होगा, उसमें धीरा सा पुश कर देना है कि भाई राकेश सर का एगो वीडियो है, आप लोग भी देख लीजिए, क्योंकि इससे हमें बहुत सीख मिलती है। तो हम लोग आज इतने ही रहने देते हैं, कल मिलेंगे इनके प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक के लिए हमें आदेश दीजिए, विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।